Now let's move to the another important topic, that is subtraction of vector. अब interestingly हमने addition of vector तो देख लिया था. Addition of vector में हमने फॉर्मूला पढ़ा था रिजल्टेंट का, that was under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Now we are going to see what subtraction of vectors. So see, what we have to basically do, we have to take this as your reference diagram. See, this is your a vector, this is your b vector, और a और b vector के बीच में हमें जो एंगल दे रखा है that is given to us as थीटा. तो हम लोग रिजल्टेंट जो निकालते थे a वेक्टर प्लस b वेक्टर, वो कुछ ऐसा होता था. अगर हम क्विकली रिमाइंड करें, सो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, राइट? दैट इज यूजिंग अ ट्रायंगल लॉ और अ पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन. हमने देखा था कि a वेक्टर और b वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन, राइट? नाउ वी वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर, राइट? सो लगाना वही है पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, बट सिंपल हम करेंगे क्या, इफ दिस इज द b वेक्टर, सो हमने पढ़ा है कि निगेटिव वेक्टर मतलब उस वेक्टर को आप अपोजिट डायरेक्शन में ले लो. सो राइट, मैंने b वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज गोइंग टू बी योर माइनस ऑफ b वेक्टर, राइट? और यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट दैट इज गोइंग टू बी a वेक्टर माइनस b वेक्टर, राइट? सो इफ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी व्हाट? टेल मी क्विकली. दैट विल बी व्हाट? 180 माइनस थीटा, राइट? सो हमारे पास a वेक्टर और माइनस और b वेक्टर के बीच में एंगल आ चुका है 180 माइनस थीटा. अब हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही लगा सकते हैं, राइट? सो उसके लिए बस चेंज क्या आएगा, वी हैव द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इट इज गोइंग टू बी व्हाट? 2ab. नाउ व्हाट विल बी द चेंजेस? cos थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा विल हैव 180 माइनस थीटा, राइट? तो यहाँ पे हम थीटा की जगह क्या रखने वाले हैं, बोलो? 180 माइनस थीटा. सो वंस वी पुट the value of theta is 180 minus theta. 180 minus theta क्यों ले रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि a इस डायरेक्शन में था, b इस डायरेक्शन में था, ये एंगल थीटा था. लगा हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही रहे, पर किसके लिए लगा रहे हैं? a वेक्टर और माइनस ऑफ b वेक्टर के लिए. माइनस ऑफ b वेक्टर का डायरेक्शन ये है. नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस हैज टू बी व्हाट? 180 माइनस थीटा. तो हमने यहाँ पे 180 माइनस थीटा ले लिया. नाउ वी नो दैट cos 180 माइनस थीटा, व्हाट इज दैट? इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ cos थीटा. सो वी हैव द फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट? 2ab cos थीटा. सो सिंपल लॉजिक है, जो हमारे एडिशंस के रिजल्ट हैं बस वहां पे हमें थीटा की जगह क्या रख देना है? 180 माइनस थीटा, एंड दिस वुड गिव यू द रिजल्ट, राइट? सो हमारा फाइनल कंक्लूजन फॉर द a वेक्टर माइनस b वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज गोइंग टू बी दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होल अंडर रूट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट? नाउ वी हैव फॉर द डायरेक्शन ऑफ s we'll have to calculate angle alpha. वहां पे भी हमने एंगल अल्फा कैलकुलेट करा था एडिशन लॉ में, राइट? तो अगेन सेम फॉर्मूला, बस हम थीटा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? 180 माइनस थीटा. सो साइन 180 माइनस थीटा इज गोइंग टू बी योर व्हाट? साइन थीटा. cos 180 माइनस थीटा इज गोइंग टू बी योर माइनस ऑफ cos थीटा, राइट? सो दीज आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर सब्ट्रैक्शन, राइट? तो हमें दिमाग में हमेशा किसको रखना है? एडिशन को, राइट? हमारा लॉजिक पूरा वही रहेगा, बस व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सो विल चेंज द थीटा टू 180 माइनस थीटा, राइट? तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम किसके रिकॉर्ड करेंगे दिमाग में? एडिशन के, राइट? नाउ वी हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. नाउ व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? दैट वी हैव एन a वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमें कितना यूनिट दे रखा है क्वेश्चन में? इट इज गिवन टू अस एज 4 यूनिट्स. देन वी हैव अ b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 3 यूनिट्स, राइट? और हमें a वेक्टर प्लस b वेक्टर फाइंड करना है. और क्या फाइंड करना है? a वेक्टर माइनस b वेक्टर. बेसिकली हमें उनका क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड, राइट? तो दिस इज a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर. तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, कहीं रिजल्टेंट यहां होगा बीच में, बोलो, राइट? नाउ वी हैव द फॉर्मूला फॉर दिस मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर. व्हाट इट इज गोइंग टू बी? टेल मी. दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ व्हाट? b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं. यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ज्यादा बेटर है. व्हाई इट इज? बिकॉज दोनों के टेल क्या हो रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं. सो दिस इज द परफेक्ट केस, राइट? नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ a. व्हाट इज a? a कितना यूनिट है? 4 यूनिट. सो 4 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 16, 3 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू व्हाट? cos थीटा. नाउ व्हाट इज थीटा ओवर हियर? In this case, theta is given to you in the question as 60 degree. Now cos 60 is what?
cos 60 is basically your 1/2. तो हम इसको फर्दर सॉल्व करें, so we'll have 16 plus 9. Now 2 into 4 into 3, what it is going to be? 24 cos 60, and cos 60 is what? 1/2. तो ये कितना आ जाएगा? 24 और into half, that will be 12. 12 plus 9 is going to be what? 21, and 21 plus 16 is going to be what? 37. So we'll have under root of 37. This is basically your a vector plus b vector का magnitude, right? Now if you want to calculate a vector minus b vector का magnitude, so what we are going to do? We are going to use the same result, right? But what I said, just you need to do one thing, that is you have to take theta. Instead of that, you have to take what? Cos 180 minus theta. So 180 minus theta will be what? 180 minus 60. That will be going to be your 120 degree. Now we'll apply the values of a and b. So a magnitude is 4. So we'll have 4 square plus it is going to be what? 3 square, then plus 2 into 4 into 3, and cos 120, whose value is going to be what? Minus of 1/2 now, right? So यहाँ पे हमारे पास we are going to have basically the magnitude of what? A vector minus of B vector. Is that clear? तो solve करें जरा इसको. So this will be 16 plus 9, right? Plus this is again 24 into minus 1/2. So we'll have 24 multiplied by minus of 1/2. Now 16 plus 9 is what? 25, and 25 minus of 12. So it will be basically your under root of 13. So this is going to be basically the magnitude of a vector minus b vector. So a vector plus b vector का magnitude कितना आ रहा था? root 37, और a vector minus b vector का magnitude is coming out as root 13, right? Now we have unit vector and also we have to study zero vector. So unit vector क्या होता है? दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि what is unit vector. तो वेक्टर जरूर पता है कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है? डायरेक्शन. तो यूनिट वेक्टर की खासियत क्या? इट हैज ओनली डायरेक्शन, और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट. तो अब हमारे दिमाग में आएगा कि यार ऐसा कोई वेक्टर होता है क्या जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो? तो डेफिनेटली होता है, राइट? इवन हम हर वेक्टर को यूनिट वेक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं. सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लूं मैं. अगर मैं बोल रहा हूं एक वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, राइट? अलोंग क्या है? एक्स एक्सिस, और मैं बोल रहा हूं उसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स है. तो आप वेक्टर क्या लिखोगे? आप वेक्टर लिखोगे 2i कैप. अरे भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपसे बोला एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स है और वो अलोंग एक्स एक्सिस है. तो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन यानी आई कैप के अलोंग हो गया, और 2 यूनिट्स उसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड. सो अगर मैं पूछूं सिर्फ आई कैप होता तो क्या होता? अगर सिर्फ आई कैप होता तो हमारा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता? 1 हो जाता, राइट? और उसका डायरेक्शन तो है ना किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग. सिमिलरली अगर मैं पूछूं वाई एक्सिस के अलोंग, तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर लिखना हो तो दैट इज योर जे कैप, राइट? और अगर मैं जेड एक्सिस की बात करूं तो जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है दैट इज गोइंग टू बी योर के कैप. यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो, बस हमें क्या मिल जाए? डायरेक्शन मिल जाए. अब मेरा सवाल ये है कि मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है दैट इज ए वेक्टर एंड व्हिच इज इक्वल्स टू लेट्स से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ऑफ 4k कैप. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इज दिस अ यूनिट वेक्टर? तो भाई आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है? बिल्कुल आता है. मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है. 2 3 4 आपको 3D में एक पॉइंट प्लॉट कर लेना है, राइट? अब ये पॉइंट जो है दैट इज गोइंग टू बी हेड ऑफ द वेक्टर. क्या बात कर रहे हो? तो भाई देखो हेड इसलिए बोलते हैं हम यहाँ पे क्योंकि हम एक पॉइंट को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? और हेड हमेशा उसका जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 2, 3, 4 जो हमें इस केस में दे रखा है. जो भी पॉइंट रहेगा वो हमेशा हमारा क्या रहने वाला है? हेड रहने वाला है, राइट? अब अगर इसमें टेल पूछूं तो बाय डिफॉल्ट उसका जो टेल होगा दैट इज गोइंग टू बी एट ओरिजिन, राइट? मतलब किसी पॉइंट को आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज योर पोजीशन वेक्टर. क्या बोलते हैं उसको? पोजीशन. मतलब कोई भी पॉइंट हो आप उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. उस पॉइंट को आप हेड ले लेना और उसका टेल बाय डिफॉल्ट कहां पे ले लेना? ओरिजिन पे. तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपको आएगा क्या? 2 - 0 2i कैप, 3 - 0 3j कैप, 4 - 0 4k कैप. तो ये तो आपका क्या आ गया? वेक्टर आ गया, राइट? अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए. मैग्नीट्यूड मतलब आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए. क्या चाहिए? डिस्टेंस. तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, राइट? सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस कितना? 3 - 0 का होल स्क्वायर
प्लस कितना 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है निकल के, ये निकल के आ रहा है 4 + 9 + 16 विच इज व्हाट √29। तो ये हमारा जो वेक्टर है इसका हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, कितना आ रहा है √29, बट इज इट अ यूनिट वेक्टर? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड 1 है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मैग्नीट्यूड है कितना? इसका मैग्नीट्यूड है √29। तो कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर? तो सिंपल सा लॉजिक है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो भी हमने निकाला, अब इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मतलब जो भी हमारा ए वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, इस फॉर्म में, राइट। तो हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, सो विल हैव अ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर में हमेशा कैप लगा देना, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, तो वैसे ये क्या हो जाएगा हमारा ए कैप, राइट। तो हम इसको चेक कर दें कि भाई ये वेक्टर होगा क्या, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो बोलो 2/√29 कितना आई कैप प्लस कितना 3/√29 जे कैप, राइट, प्लस कितना 4/√29 के कैप। तो हमें बेसिकली एक वेक्टर तो मिल गया। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछूं तो वो कितना होगा, तो जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालते समय हमने क्या करा था, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट, राइट। तो अगर हम इसमें वो चीज अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, बोलो 2/√29 का स्क्वायर, किसका, 2/√29 का स्क्वायर। तो राइट, तो 2/√29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोले दैट विल बी 4/29, राइट। 2 का स्क्वायर 4, √29 का स्क्वायर 29, 3/√29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो 9/29, और 4/√29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो 16/29, राइट। तो जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो विल हैव 29, और ऊपर भी 29 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा ये यूनिट वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जब हमने निकाला, ये उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दैट्स व्हाई इट्स अ यूनिट वेक्टर। तो यहां से कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने कि अगर हमें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो सिंपल सी बात है, हमें उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, राइट। सो जस्ट विल डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड इटसेल्फ, सो विल हैव अ यूनिट वेक्टर एंड दैट विल बी ऑफ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मतलब जो भी ए वेक्टर का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में √29 यूनिट का नहीं होगा, 1 यूनिट का वेक्टर होगा, राइट। तो दैट्स योर यूनिट वेक्टर। So unit vector is a vector which has a unit magnitude. Important definition अगर हम लिखें तो that is a vector which has a unit magnitude and points in a particular direction, right? जैसे I cap का जो डायरेक्शन है वो along x axis है, J cap का along डायरेक्शन y axis, और z axis के along जो डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर that is k cap। और जब हमने a cap की बात करी तो उसका डायरेक्शन along a वेक्टर ही होगा, right? Now we have any vector that can be written as the product of vector and its magnitude is your unit vector। अब देखो दो तरह है इस बात को समझने के लिए, बट स्टैंडर्ड आप ये बोल सकते हैं कि वेक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमको यूनिट वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का क्या कर देना है, प्रोडक्ट, राइट। एक तरीका ये हो गया, या सिंपली आप याद रखें कि अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो आपको वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, सो यू विल हैव अ यूनिट वेक्टर, राइट। नाउ वी हैव एन इंपॉर्टेंट थिंग कि यूनिट वेक्टर हैज नो डायमेंशंस, नो यूनिट, राइट। उसके नो यूनिट बोलने का मतलब क्या है कि उसके पास मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा पर उसकी कोई यूनिट नहीं है, राइट। नाउ वी हैव इसका जो डायरेक्शन है दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसके अलोंग भी हमारे पास यूनिट वेक्टर है विच इज मैंने आपको बताया आई कैप, जे कैप एंड के कैप, राइट। तो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप है और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप है, राइट। दिस इज यू कैन सी, और इन सबका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट, सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, बिकॉज दीज ऑल आर यूनिट वेक्टर्स, राइट। नाउ विल हैव क्विकली मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, बेसिकली हम लोग वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, सो सिंपली जो भी हमारा वेक्टर है उसको हम स्प्लिट कर देंगे। क्या कर देंगे, स्प्लिट मतलब समझते हो ना, तोड़ देना। तो कैसे तोड़ देंगे, कंपोनेंट्स ले लेंगे और वो दोनों जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। सपोज ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमने कोई फोर्स लगाया। अब मैं चाह रहा हूं कि यार ये जो फोर्स है ये ऐसे डायरेक्शन में लग रहा है, मेरा स्टैंडर्ड तरीका है मैं क्या ले लूं, एक्स एक्सिस ले लूं और क्या ले लूं, वाई एक्सिस। तो मैं चाहता क्या हूं कि मैं ये एफ को हटा दूं, इसको तोड़ दूं कितने में तोड़ दूं, 2 चीजों में तोड़ दूं, राइट। मतलब मैं चाहता हूं मैं इसका एक कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लूं, राइट,
और एक कंपोनेंट अलोंग क्या ले लूं, वाई एक्सिस ले लूं। फाइन, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिजॉल्व टू वेक्टर्स, और वी विल टेक द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इनटू अ टू वेक्टर्स, राइट। तो हम इसको स्प्लिट करने वाले हैं एफ वेक्टर को अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई, जिसको हमने रिप्रेजेंट करा एफ एक्स और एफ वाई से। फाइन, सो यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम वी हैव ए वेक्टर, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। लेट्स से दिस एंगल इज योर, कितना एंगल दे रखा है हमें, ये थीटा दे रखा है, राइट। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में cos थीटा लिखूं तो cos थीटा इज गोइंग टू बी व्हाट, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इसका बेस हमें पता नहीं है, लेट्स से दिस बेस इज x एंड हाइपोटेनियस इज गोइंग टू बी OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a होगा। तो यहां से बोलो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, a cos थीटा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, a cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं y के अलोंग देखना चाहूं तो देखो यहाँ पे एंगल थीटा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड अगेन a है, और इसको हम क्या ले लेते हैं y। तो इस बार अगर 90 माइनस थीटा को एज एन एंगल ट्रीट करें तो दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस, तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बोले भाई y अपॉन a के। तो y अपॉन a किसके इक्वल आया, cos 90 माइनस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो विल हैव y इज इक्वल्स टू व्हाट, a cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, sin थीटा। So we got the value of x which is a cos theta, we got the value of y which is a sin theta। तो यहाँ पे हमने रिजॉल्व कर लिया, that is we have find it out ax and ay। कितना आ रहा है ax a cos theta और ay कितना आ रहा है a sin theta। तो याद रखने वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो इंपॉर्टेंट बात कि जिस पे थीटा है उस पे cos ले लेना है, जिस पे थीटा नहीं है उस पे क्या ले लेना है, sin ले लेना है, राइट। ठीक, लेट्स मूव फर्दर। सो अगर हम इसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो मैंने अभी बताया डायरेक्शन लेना है, x के अलोंग क्या आई कैप, y के अलोंग क्या जे कैप। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, ax आई कैप प्लस ay जे कैप। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। इज दैट क्लियर। नाउ वी हैव एंगल ऑल्सो, अगर हमें ये एंगल फाइंड करना है तो सी, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करें, मतलब we are going to divide equation 2 by equation 1, so what we are going to have, tan theta, भाई a से ही तो कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड अपन फर्स्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, sin theta अपॉन cos theta, that is going to be tan theta। और tan theta जो आएगा हमारा वो किसके इक्वल आ जाएगा, बोले भाई ay अपॉन ax, so that's your formula for tan theta, right। now we have rectangular components in 3 dimensions। अब 3 dimensions हैं तो ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। 2D में i और j था, 3D में एक और चीज ऐड हो जाएगी, दैट इज योर az, राइट। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। इज दैट क्लियर। नाउ दिस इज, यू कैन सी कि a वेक्टर है, जैसे वहां पे हमने देखा था x एक्सिस से थीटा बना रहा था तो y से कितना बना रहा था, 90 माइनस थीटा। अब ये क्या है, 3D है, 3D मतलब इट इज नॉट इन द बोर्ड प्लेन, राइट, वो ऐसा कहीं बाहर निकला हुआ है। तो वो x एक्सिस से भी कुछ एंगल बना रहा है, y एक्सिस से भी कुछ एंगल बना रहा है, और z एक्सिस से भी कुछ एंगल बना रहा है। x एक्सिस से जो एंगल हमने कंसिडर किया वो कितना है, अल्फा। y एक्सिस से एंगल जो कंसिडर किया दैट इज बीटा, और z एक्सिस से जो एंगल कंसिडर किया दैट इज योर गामा, राइट। तो यहाँ पे 3 अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए। x के अलोंग क्या हो जाएगा, a cos अल्फा, राइट। तो अगर मैं ax लिखूं तो ax कितना हो जाएगा, a cos अल्फा। अब हम डायरेक्टली एक्सिस से एंगल पता ही है हमें, तो ax a cos अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली बोले ay कितना हो जाएगा, a cos बीटा, और az हमारा हो जाएगा a cos ऑफ व्हाट, गामा, राइट। गामा ले लो, डेल्टा ले लो, कुछ भी ले लो चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा क्या है, दे आर कॉल्ड कोसाइंस। क्या होते हैं ये, कोसाइंस। कोसाइंस मतलब बेसिकली हम इसको 3D में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, बट आप इसको ध्यान रखें, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। तो अगर मैं यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू पूछूं, फ्रॉम दिस इफ आई आस्क यू द वैल्यू ऑफ cos अल्फा, तो cos अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, ax बाय a। cos बीटा क्या हो जाएगा, ay बाय a, और cos गामा कितना हो जाएगा, बोले az बाय a, राइट। अब ये जो कोसाइंस होते हैं बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट
वेक्टर। तो इनसे बनने वाला एक वेक्टर अगर हम लिखना चाहें तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, cos अल्फा आई कैप, cos बीटा जे कैप और cos गामा के कैप। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर को, राइट। तो यू कैन सी दैट हमारा cos अल्फा ax बाई ए आ रहा है, cos बीटा ay बाई आ रहा है, cos गामा az बाई ए आ रहा है। तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा यहाँ पे क्या कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट डायरेक्शन कोसाइंस, राइट। सो वी हैव द डायग्राम, वी हैव द डायरेक्शन कोसाइंस एंड नाउ विल मूव फर्दर। सो वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस। मैंने बताया कि इसको रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल्स टू 1। सिंपल लॉजिक है, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। cos अल्फा हमारा क्या आया था, ax बाई ए, सो दैट विल बी ax स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अपॉन क्या, a स्क्वायर एंड प्लस az स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सो व्हेन यू टेक द एलसीएम तो वो a स्क्वायर आएगा और ऊपर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर आएगा, दैट इज ऑल्सो a स्क्वायर। तो बोलो ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट। तो डायरेक्शन कोसाइंस का इंपॉर्टेंट रिलेशन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होगा, 1 होगा। नाउ वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा क्या होगा, तो वो होगा 2। कैसे, पिछले रिलेशन में अगर हम cos स्क्वायर अल्फा को लिखें तो 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा को लिखें तो 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, और cos स्क्वायर गामा को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर गामा। किसके इक्वल है, 1 के। इसको आप रीअरेंज कर लें, so you will have the value of this expression as 2. Hello students, today we are going to see few important questions that is based on your vectors. Now what are those? So let's see it. Now we have a force which is of 10.5 Newton and that is acting along a direction 37 degree with the vertical. So we'll have a look at the diagram that let's say this is the point of application of force, और force जो हम लगा रहे हैं इस पे वो कितना force लगा रहे हैं, that is your 10.5 न्यूटन का फोर्स है, और वो जो वर्टिकल लाइन है उससे कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री, राइट। तो ऑब्वियस बात है कि उसका हॉरिजॉन्टल लाइन से भी कुछ ना कुछ एंगल है, राइट। तो हमें बेसिकली फोर्स का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, दैट इज जो भी फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, वन इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द अदर इज अलोंग द वाई एक्सिस। सो हमें वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्स की कंपोनेंट है वो चाहिए। तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस and this is your y axis. So if I ask you that what will be the y component of the force and what will be the x component of force, so y component is going to be what, 10.5 sine 53, right, or we can write it as sine of cos of 37. So we have the two choices as per the question. So we'll take 10.5 cos 37 and that is along your j cap, राइट। और y के अलॉन्ग 10.5 cos 37 j cap है, तो x के अलॉन्ग कितना होगा, दैट विल बी योर 10.5 sin 37 i cap, राइट। तो ये बेसिकली हमारा फोर्स हो गया, दैट इज विच वी आर अप्लाइंग ऑन अ पॉइंट, राइट। तो वी हैव द x component, वी हैव द y component ऑफ दिस फोर्स, राइट। नाउ हमें उसका वर्टिकल डायरेक्शन में पूछा है, so what is going to be that 10.5 cos 37. So we'll write this as 10.5 into cos 37. Now if I ask you what is the value of cos 37, so that is going to be basically your 4 by 5. कितनी होती है cos 37 की वैल्यू, 4 by 5. Now once you solve this, so you'll have what, 2.1 into 4, so that comes out as how much, 8.4 Newton. So you can see the option, that option number 3 is going to be your correct one. Fine. Now we'll have look at the next question. Now what is that? We are given magnitude of F1, F2. We have to find it out, and we are basically given that F1, F2 makes an angle 30 degree and 45 degree with F3, right? And the magnitude of F3 is given to us as 10 Newton. And we are also given that F1 vector plus F2 vector that is equals to
f3 vector. Now let's have a look at the diagram and we'll note down the things. So we'll have this as your f1 vector, this as your f2 vector, and the resultant of f1 and f2 is your f3, right? तो हम लोग अगर ध्यान दें तो हमारे पास f3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? So we are basically given f3 as how much? f3 का जो magnitude है that is given to us as 10 Newton, right? And vectorially we are also given that f3 is equals to what? f3 is the resultant of these two vectors. So f3 is basically your f1 vector plus f2 vector. Fine. So these two things are given to us. Now if I ask you f3 का direction क्या है? So that is basically along your y-axis. So अगर f3 का direction along y-axis है, so f3 can be simply written as 10 j cap, right? Now if I ask you that f1 के दो डायरेक्शन हो गए, एक along x-axis और एक along y-axis. तो along x-axis is going to be how much? So जिस पे थीटा है उस पे cos होता है, right? और जिस पे थीटा नहीं है उस पे साइन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं. So f1 cos 30 that is along y direction and f1 sin 30 so that is along x direction. So we'll write it as f1. Let's say f1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? f1, राइट? सिंपली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा? दैट विल बी योर sin 30 एंड दैट विल बी इन द एक्स डायरेक्शन. सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट एज i कैप. और y के अलॉन्ग दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? f1 cos 30 एंड दैट इज योर j कैप, राइट? सिमिलरली अगर हम f2 के कंपोनेंट्स देखें, सो f2 का y के अलॉन्ग विल बी f2 cos 45 और x के अलॉन्ग f2 sin 45, बट वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में, राइट? तो यहां पे हम लोग f2 को जब लिखेंगे, सो विल हैव माइनस ऑफ f2 sin 45 i cap, राइट? एंड प्लस ऑफ f2 cos 45 and that will be your j cap. Fine. So if we solve this further, so we'll have in the left hand side we have 10 j cap, right? And in the right hand side, if I collect the terms of I and j, so what we are going to have? f1 sin 30. Now so value of sin 30 is what? 1 by 2. So we'll have f1 by 2 minus f2 by sin 45 is what? 1 by root 2. So we'll write it as minus of f2 by root 2 and that is along x axis. So we are writing it as I cap, right? और अगर मैं y के components देखूं, so we'll have addition of these two terms, that is second term and the last term. So we'll have f1 and we have cos 30. Now value of cos 30 is how much? Root 3 by 2. So we'll have f1 root 3 by 2 plus f2 and cos 45 is what? 1 by root 2 and these two will be along what direction? j cap. Fine. So ये हमारा force है और ये किसके इक्वल है? 10 j cap के. Now we know the equality of vectors. In equality of vectors हम क्या करने वाले? We are going to compare the x components and compare the y components. So अगर हम x component की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो x का कोई component ही नहीं है. So from there we are having an equation that is f1 by 2 minus f2 by root 2 that is equals to what? 0. क्योंकि यहाँ पे कोई i की टर्म नहीं है, so that will be equals to what? 0. So once you solve this, you will have an equation that is f1 will be equals to what? Root 2 times f2. Fine. So ये तो हमारा x की बात हो गई, x के component को हमने 0 से equate करा. Now we'll do for the y. तो we have what? f1 into root 3 by 2 plus f2 upon root 2 and that is equals to what? 10. क्योंकि y के along जो force आ रहा है that is your 10, right? So from here we can write the value f1 as what? Root 2 f2. So if I write you root 2 f2, so we'll have how much? Root 2 f2 root 3 by how much? 2 plus f2 by root 2 and that is equals to how much? 10. So यहां से हमें f2 का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. कैसे मिलेगा? बिल्कुल अगर हम इस रूट 2 को कैंसिल करें, सो दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली योर अंडर रूट 2, राइट? और पूरे से हमने f2 by root 2 क्या ले लिया? कॉमन ले लिया. सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव आफ्टर दिस, विल हैव f2 कॉमन and we'll have, even you can take root 2 common as well.
So we'll have F2 by root 2. And then in the numerator, we are going to have root 3 plus 1. And that is equals to how much? 10. So यहाँ से हम इसको further solve करेंगे. So we'll have F2 is equals to how much? 10 root 2 upon root 3 plus 1. Right? तो ये हमें F2 का क्या मिल गया? Magnitude मिल गया. But इसको rationalize कर लेंगे for the perfect answer that has to be represented. So we'll rationalize. So we'll multiply it by root 3 minus 1 in the numerator and as well as in the denominator. So in denominator we have a plus b into a minus b, which is a square minus b square. So that will be root 3 square, which is going to be 3 minus 1 square, that will be 1. So 3 minus 1 is going to be your 2. So 10 root 2 into how much? Root 3 minus 1 and whole divided by we'll have 2. So इसको solve कर लेंगे. So we'll have 5 root 2 into root 3 minus 1. So that's your final answer for the magnitude of F2. And now what you are supposed to do, if you want to find the magnitude of F1, so using this, whatever you got the value of F2, multiplied that by root 2. So, fine. So we'll solve this for F1 as well. So on solving this for F1, we have the value of F2 as 5 root 2 into root 3 minus 1, and that is multiplied by root 2. So we write it down as 5 root 3, right? In fact, it's 5 root 2. So we'll write it as 5 root 2, and that is multiplied by root 3 minus 1 and into root 2. That is this one root 2, right? So we write this as root 2. Now once we solve this further, so we'll have the value of F1 is how much? 10 times root 3 minus 1 Newton. So these will be the magnitude and that will be expressed in Newton. Fine. So that's the answer. I hope you understood well.